हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी कॉलेज के एस्पिरेंट्स यानी कि अगर आप यूपी कॉलेज में बीकॉम एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि दोस्तों मेनली आपका जो क्वेश्चन था, कई बार लोगों ने कमेंट के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू पूछा था कि सर एक यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि यहाँ पे यूपी कॉलेज में बीकॉम के क्लासेस की टाइमिंग क्या है और हमें बुक्स वगैरह अगर लेना है तो कहाँ से लेना पड़ेगा। मतलब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूपी कॉलेज से बीकॉम करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ आज शिवम भैया हैं जो कि एक यहाँ से यानी कि यूपी कॉलेज से बीकॉम कर चुके हैं, तो एक एक्सपीरियंस मैन है, तो इनसे हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम भैया, वेरी थैंक यू हमारे डीएनएस में आपका आने के लिए। Welcome Abhiman, and I would like to also thank you because you are doing very good job and यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ऑनलाइन होता है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ इन चीज़ों में मैंने यहाँ अक्सर खुद को बड़ा मिनिमाइज़ पाया है। जैसे आप भी यहाँ पे जब आए थे, हाँ। जब भी आप भी तो एक टाइम एक्सपीरियंस रहे होंगे, आपने भी एक टाइम फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ बोलना चाहो तो फिर आपको क्या मिला? मतलब देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने यहाँ से ही 6th to 12th यहाँ से ही एजुकेशन ली है। यूपी इंटर कॉलेज आप बिल्डिंग देख रहे होंगे ये। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने यहीं यूपी कॉलेज से ही किया है। 2018 में यहाँ से मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में आप एलएलबी कर रहे हो। हाँ। वहाँ से सॉरी बीएचयू से कर रहे हो आप। हाँ। तो आपका हाँ जी भी। तो मैं फिर बीएचयू लॉ फैकल्टी, वहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि अगर स्टूडेंट एंट्रेंस देने गए हैं, ठीक है, एंट्रेंस दे के आते हैं, तो फिलहाल वो ऑफिशियली कट ऑफ का वेट नहीं करते हैं। हाँ। यूट्यूब पे इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं कि उनको उनका आंसर वहीं मिल जाता है। हाँ, ये तो है। अब यहाँ पे क्या है कि आप एग्ज़ाम दे के आए, अगली शाम ही ऑफिशियल आंसर की भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आंसर की निकाल देना ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है कि बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आज हम उसी को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं, जो कि आप अगर भैया कुछ बताओगे तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी उनका डाउटफुल एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि आप एक खुद एक्सपीरियंस बेस हो, क्योंकि आपने खुद यहाँ से पढ़ा है। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो कॉलेज का अपना एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ पे वो सारी जो है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि एक एस्पिरेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स, प्रीवियस ईयर का वेटिंग लिस्ट, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उठाओ तो उसका प्रीवियस 5 ईयर का जो है कि अनसॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ अब जो है कि, लेकिन फिर भी अभिमान, आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सबकी हेल्प की, फिर चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सारे फैकल्टी का कवरअप किया, तो ये काफ़ी गुड इनिशिएटिव है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। एक्चुअली भैया हम मतलब कि जो भी लोग बीकॉम के लिए अप्लाई किए थे इस बार, जो एस्पिरेंट्स हैं यूपी कॉलेज के बीकॉम के, तो भैया उनका कहना ये है, वो सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि यहाँ पे एक मिनिमम मार्क्स एक कैटेगरी वाइज कितना होना चाहिए, जिससे उन लोगों को एक मतलब एक उम्मीद रहे एडमिशन होने का। मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट की देखिए अभिमान, बात ये होती है कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, अगर एंट्रेंस में अपीयर होता है तो अपीयर होने के दिन से ही उसके दिमाग में कई क्वेश्चन ग्रूम करने लगते हैं, घूमने लगते हैं कि कट ऑफ क्या होंगे, मेरा पेपर कैसा। देखिए कट ऑफ जो है कभी भी सिर्फ स्टूडेंट के दिमाग पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। अगर 100 सीट के लिए अगर किसी ने एंट्रेंस लिया है, अगर वहाँ पे 99 ही स्टूडेंट अपीयर हो तो वहाँ तो कंपटीशन ही ओवर। कंपटीशन कब होता है? जब सीट से ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ सीट से ज़्यादा एप्लीकेशन होता भी है, तो सीट से ज़्यादा एप्लीकेशन होता है तब तो कट ऑफ क्रिएट होता है, ठीक है। और कट ऑफ इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने पार्ट लिया, पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। तो इस बार तो भैया मेरे अबाउट 1200 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, जिसमें से 100-150 बच्चों ने एग्जाम को छोड़ दिया था। तो फिर उसके हिसाब से कट ऑफ आप एक मिनिमम मतलब एक कट ऑफ बता सकते हैं आप? मिनिमम कट ऑफ पहले अगर करंट टाइम की जो अभी ऑफिशियली जो कट ऑफ अनाउंस हुई है, तो उसमें जनरल का हाईएस्ट कट ऑफ अगर आपने देखा होगा तो 132 नंबर है, 132 है। और अगर आपने जनरल का लोएस्ट कट ऑफ देखा होगा तो 102 नंबर है। जी भैया। तो अगर 132 के बीच 102, ये तो अपने आप को सिक्योर माने, इनका तो श्योर एंड सर्टेन, इनका तो इजी केक की तरह एडमिशन होगा।
अब अगर आते हैं वेटिंग लिस्ट में, तो देखिए वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, जर्नल्स के जो टॉपर्स होते हैं वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, उनके होने के चांसेस हाई रहते हैं। अच्छा। क्योंकि इतने 132 से लेके 102 के बीच जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जाहिर सी बात है कई सीट छोड़ेंगे भी। लेकिन फैक्टर इस बार का ये है, सेशन काफ़ी लेट हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही BHU BCom की काउंसलिंग चालू हो गई है, तो सीट वहाँ जिनका कंफर्म होगा वही छोड़ेगा, जो वहाँ वेटिंग में आ जाएगा वो यहाँ कभी सीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं अकेले से BHU की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसका भी रिजल्ट आने वाला, जस्ट अराउंड द कॉर्नर आने ही वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। देखिए अब अगर सेफ पॉइंट की बात करें तो एज फॉर एज आई कैन फॉरकास्ट, तो जर्नल से सेफ पॉइंट अगर 90 के ऊपर आप हैं, 90+, हाँ 90+ हैं, तो आप सेफ जोन में खुद को रख लीजिए। उम्मीद कर सकते हो आप, उम्मीद कर सकते हैं 50-50 म्यूचुअल गेन कह सकते हैं उसको। और भैया एक नई कैटेगरी आई है अभी EWS करके, EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, अभी हाल ही में पार्लियामेंट से इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसके बारे में अगर कहें तो अब पिछले बार तो उतना कट ऑफ अभी पिछले बार ही अप्लाई हुआ है, तो अगर 2-3 नंबर फ्लक्चुएट करा लें, कम से कम 80 या फिर 87, मतलब 88 या 87 2-3 नंबर का ही फ्लक्चुएशन होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए अभी इधर OBC कैंडिडेट अगर आ जाएंगे तो फिर OBC कैंडिडेट देखिए अब जब भी ये होंगे जर्नल की वेटिंग से ही नीचे ही होंगे ये, तो अगर 85+ हैं आप तो सिक्योर मान सकते हैं OBC के कैंडिडेट हैं। तब 83 to 85 के बीच में भी आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, क्योंकि सीट छोड़ते हैं बच्चे छोड़ते हैं। हाँ ये है कि कोविड-19 के आने के कारण काफ़ी चीज़ें इस बार परिवर्तित हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं। तो भैया ये तो रहा, मान लीजिए फिर OBC हो गया, SC ST, मतलब 2-4 नंबर मिनिमम होता है, यानी कि 80+ कम से कम SC ST कैटेगरी का भी और OBC का रहना चाहिए। और हालांकि कई चीज़ें आपने बताया भी था हमसे कि डिस्कशन किया था कि 12th का मार्कशीट भी काफ़ी डिपेंड करता है। हाँ देखिए एक केस ये होता है कि मान लीजिए एक लास्ट सीट बची हुई है, 2 कैंडिडेट सेम, एक एग्जांपल के थ्रू आप बताइए। एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए मैं और आप हैं, ठीक है, लास्ट सीट बची हुई है, आज एडमिशन का भी लास्ट डे, एक सीट बची हुई है, मेरे और आपके सेम इंडेक्स है, मान लीजिए कि 100 मेरा भी इंडेक्स है, 100 आपका भी इंडेक्स है। एंट्रेंस एग्जाम में 100 नंबर आपने भी पाए, 100 नंबर मैंने भी गेन किए हैं। तो अब वहाँ पे टीचर कंफ्यूज, फैकल्टी कंफ्यूज की करे तो करे क्या। तो यहाँ पे UGC की अब एक अपनी गाइडलाइन है ऑटोनॉमस कॉलेज को लेके, यहाँ पे UGC की एक अपनी गाइडलाइन है। कॉलेज भी अप्लाई करता है इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल, NAC सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे गाइडलाइन ये है कि अगर 2 बच्चे सेम पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पहले ये हम देखेंगे कि अगर हमारे आपके नंबर सेम है तो हमारे मार्कशीट को जो है कि कंपेराइज किया जाएगा। वहाँ पे कंपैरिजन हमारी मार्कशीट के थ्रू होगा। अच्छा, अगर बाई लक हमारा और आपका रिजल्ट में भी मार्क्स सेम है, अच्छा, तो वहाँ से फिर एज वेरिफिकेशन देखते हैं, और जिसकी एज ज़्यादा होगी प्रेफरेंस उसको मिल जाता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा एज 1997 है, आपका 1998 है, तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक अटेम्प्ट और बचा है मेरी तुलना में आपके पास एक अटेम्प्ट बचता है। नहीं, अब एज पे डिपेंड करता है ना। तो यानी कि भैया आपके कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट वाले अगर जो लोग हैं तो उनका 12th का मार्कशीट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। ठीक है, अगला सवाल भैया हमारा क्या, जो हमारे YouTube के जो DNS के व्यूअर्स हैं, जो UP कॉलेज BCom के एस्पिरेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब वो काउंसलिंग यहाँ पे कराएंगे, जब काउंसलिंग के लिए वो यहाँ पे आएंगे, तो उनको कौन कौन से, मतलब एक सब्जेक्ट लिस्ट क्या मिलेगी, एक कॉम्बिनेशन अगर आप बता सकें तो। फिर देखिए कॉम्बिनेशन BCom में साइंस स्ट्रीम की तरह ज़्यादा कॉम्बिनेशन टफ नहीं होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, पहला बैंकिंग, दूसरा आपका टैक्सेशन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट, मैं पूरी बातें बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट जो जिनके सीनियर यहाँ पढ़े हुए हैं, जो अच्छे से जानते हैं UP कॉलेज BCom फैकल्टी, वो कभी टैक्सेशन नहीं लेते हैं। अच्छा। वो लेते हैं बैंकिंग, क्योंकि क्योंकि टैक्सेशन में लास्ट तक जाते जाते एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तक असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, काफ़ी लेंदी असाइनमेंट होता है, ठीक है। और बच्चे, जहाँ तक मैं कॉमर्स के बच्चों को समझ सकता हूँ, मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेंशन इट, कि बच्चे न्यूमेरिकल से बड़ा भागते हैं। खासकर अगर टैक्सेशन का न्यूमेरिकल है तो बच्चे उससे कुछ ज़्यादा ही भागते हैं। अकाउंट्स के न्यूमेरिकल तो ठीक है, लेकिन टैक्सेशन के न्यूमेरिकल से बच्चे कुछ ज़्यादा ही भागते हैं। तो यहाँ बैंकिंग में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ही स्ट्रीम है, बैंकिंग स्ट्रीम और टैक्सेशन स्ट्रीम, ठीक है। टैक्सेशन स्ट्रीम फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग की फ़ीस है 406,050 रुपीज़, मतलब 5,000 के नियर अबाउट। हाँ, 4,650 रुपीज़, ठीक है। इसी में 2,000 ऐड कर दीजिए, अच्छा, तो वो हो जाएगी टैक्सेशन की फ़ीस। इसी के नियर अबाउट ही फीस रहती है। अच्छा, यानी कि भैया मैंने भी, जैसे मान लीजिए जो BCom यहाँ करने आते हैं, उनका भी तो एक पर्पज़ और एम यही होता है ना कि बैंकिंग में जाना,
तो आपने जैसे कहा ना कि ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं बैंकिंग को ही, तो ये कहीं ना कहीं हाँ सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट बैंकिंग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक बीकॉम करने का कई लोग का पर्पस भी यही होता है, मतलब मेनली कहा है तो 90% लोग तो यही होते हैं ना। जैसे आपने बताया कि अगर अच्छा भैया यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए जिनका मेन लिस्ट में तो ठीक है, उनको तो पूरी मतलब एक आज़ादी है सब्जेक्ट को चूज करने की, लेकिन भैया जिनका वेटिंग लिस्ट में है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ वाली बात कहीं ना कहीं आती है बिल्कुल। अगर आप लास्ट में आए हैं 30 सीट होती है, लास्ट वेटिंग के थ्रू आ रहे हैं, और अगर टैक्सेशन में ही सीट बची हुई है तो आपको एडमिशन लेना है तो टैक्सेशन में लेना है, नहीं तो फिर क्विट कर सकते हैं आप। हाँ। चलिए भैया ये तो रहा। अब भैया अगला जो है यूट्यूब की जो हमारे डीएनएस के व्यूअर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब वो लोग आएंगे, ठीक है, एडमिशन हो गया, तो यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग क्या है, मतलब कब से स्टार्ट होगा, कब ओवर होगा, तो आप उसके बारे में। अभी फ़िलहाल तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी की गाइडलाइंस को देखें तो उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस कंडक्ट हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो यहाँ पे चलता है जनरली अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो अगर क्लासेस कंडक्ट भी होती हैं, अगर सारे स्टैंडर्डाइज मानकों को ध्यान में रखते हुए, तो 12:30 से 3:30 बजे तक ऐसे नॉर्मली क्लास कंडक्ट होती थी। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ क्योंकि हम उस सिचुएशन में हैं कि कभी भी कोविड-19 की सेकंड वेव आ सकती है और कभी भी हम फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में आ सकते हैं। तो यहाँ पे 12:30 बजे से 3:30 जनरली ये जो मतलब कोविड-19 के पहले जो चलता था 12:30 से 3:30 हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, इसीलिए मैंने टेंटेटिव वर्ड यूज़ किया ना, कभी भी ये चेंजेबल, कभी भी चेंज हो सकता है। नया हो कोविड-19 का, तो यानी कि ये है। तब यहाँ पे कुछ जैसे आपने बताया असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिकल कुछ ऐसा भी कुछ होता है जी। देखिए टैक्सेशन ग्रुप से हैं अगर आप, तो आपका जो 2 टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको एक असाइनमेंट बनाना पड़ेगा एग्जाम के पहले एक असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। 30 नंबर की मार्किंग उस पर रहती है, बाकी 70 नंबर पे आपका रिटन पेपर। जी अच्छा भाई, ये तो हो गया। अभी हमारा एक आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अगर वो लोग मान लीजिए नए लोग आते हैं तो उनको एक आइडिया ये नहीं होता है कि यहाँ का अगर मुझे बुक लेना है तो बुक मैं मतलब कि कैसे लूँगा, ठीक है, तो बुक के बारे में आप बताइए। और ये भी बताइए कि यहाँ पे जो क्लासेस चलती है वो कौन से, मतलब एक उनका लैंग्वेज, मतलब जो यहाँ के प्रोफेसर होते हैं वो किस भाषा में पढ़ाते हैं, और फिर ज़्यादा लोग प्रीफर किस लिए करते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए क्लासेस यहाँ बाइलैंग्वेज मोड में ही चलती हैं, मतलब देखिए कोई यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि जो इंग्लिश हिंदी चले, हाँ कि मतलब अगर बच्चे अगर सीबीएसई से आए तो वो सेक्शन ए में चले जाएं, बच्चे अगर यूपी बोर्ड से आए तो सेक्शन बी में चले जाएं हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। प्रोफेसर्स क्लास में जब लेक्चर देते हैं तो वो बाइलैंग्वेज लेक्चर देते हैं, मतलब वो इंग्लिश में भी लेक्चर देंगे, उसी चीज़ों को मतलब इंग्लिश कह लें उसे, हिंदी में भी लेक्चर, हिंदी में इंग्लिश में भी लेक्चर, वो मिक्सअप देते हैं। अगर कहा जाए भैया तो मिक्सअप लैंग्वेज जो हम लोग बात, जो यूपी बोर्ड वाले भी समझ लें और सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ लें। बाकी बुक्स की बात जो आपने की, तो बुक्स यहाँ प्रोफेसर ही प्रेफर करते हैं। और कहाँ मिल जाएगी अगर इन लोगों को लेना हो? नॉर्मली कॉलेज गेट पे ही अवेलेबल हो जाती है, मेन गेट पे अवेलेबल हो जाती है। और हालांकि भैया यहाँ पे एक फैसिलिटी ये भी है कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी भी यहाँ पे है, लाइब्रेरी से भी आप बुक इशू करा पढ़ सकते हो। आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हैं, लेकिन जो राइटर और जो पब्लिकेशन अभी प्रोफेसर रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से शायद ही मिल पाए, क्योंकि न्यू एडिशन आप जानते हैं तुरंत अपग्रेड करके लेके आना, उसको लाइब्रेरी में इंक्लूड कर देना, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए प्रोफेसर जो बुक रिकमेंड करते हैं, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाता है कि यहाँ आने के बाद बच्चों का आपस में, तो बुक एक खरीदता है, जीरोक्स सब करा लेते हैं। वो तो होता है, वो तो जनरल सी बात है। तो शिवम भैया आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यानी कि जो प्रोफेसर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जो है डिस्क्राइब कर दीजिए। जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो लोग पढ़ने आएंगे, थोड़ा सा उनको एक आइडिया रहेगा कि ये सर मतलब ये फैकल्टी में ये क्लासेस लेते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो कुछ अगर आपको आइडिया हो तो। हाँ, तो देखिए यहाँ टोटल बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। हाँ, पहले मैं न्यूमेरिकल बता दूं जो सबको डराता है, घोस्ट लाइक। पहला है फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, ठीक। ये दोनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। फाइनेंशियल अकाउंट आपको मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो पढ़ाते आए हैं तो डॉक्टर बनारसी मिश्रा ही पढ़ाएंगे। डॉक्टर बनारसी मिश्रा जो करंट टाइम में डीन है, हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, तो वो पढ़ाएंगे। दूसरा स्टैटिस्टिक्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी की बात करें तो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ही पढ़ाते आए हैं, तो वो ही पढ़ाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, इससे चेंज हो सकती हैं, फैकल्टी उनकी है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसका स्टैटिस्टिक्स का जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट था उसको डॉक्टर अवधेश सिंह पढ़ाते थे, जो हाल ही में प्रिंसिपल भी रहे हैं और अभी रिटायर भी हुए हैं कुछ ही दिन पहले। तो अब देखते हैं कौन आता है नया। अब बाकी उसके बाद जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें बैंकिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स।
ओके भैया, अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हम पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है फिर एनुअल होता है? नहीं, सेमेस्टर तो यहाँ अभी नहीं फिलहाल है, अवेलेबल है, एनुअल एग्ज़ाम ही होते हैं। एनुअल के हिसाब से भैया अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? देखिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए एक ही यूनिवर्सल टिप्स है। देखिए, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो अगर हम क्योंकि देखिए यूपी कॉलेज से बीकॉम में 60% से ज़्यादा गेन कर लेना मतलब आप एक नॉलेजफुल पर्सन है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि हाँ आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। और आप भी तो काफ़ी टॉपर आ भी रहे हो यहाँ बीकॉम फैकल्टी के। मैं बताना चाहूँगा कि अभी से शिवम भैया भी बीकॉम फैकल्टी के टॉपर रहे हैं। तो भैया मतलब कुछ टिप्स वगैरह, मतलब बॉयज़ टॉपर रहे हैं आप, तो हम मतलब कुछ टिप्स वगैरह अगर आप देना चाहें जो एस्पिरेंट्स हैं कि उनको मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनको पढ़ना चाहिए? अच्छा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कुछ सब्जेक्ट अभी चेंज हुए हैं हाल ही में। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, 2018 में फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। ये कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, ये दोनों हालांकि एस्पेक्ट तो पुराने हैं। अब हमसे अगर कोई आगे पूछता है व्हाट इज द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली वी विल टेल हिम दैट व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। वो एस्पेक्ट चेंज नहीं हो जाएगा बुक में, हालांकि बुक का सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है। तो उन दोनों सब्जेक्ट का तो नहीं पता। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप चाहें तो यहीं लाइब्रेरी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लेकर उससे हार्ड वर्क कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनका लेक्चर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर यहाँ। हाँ, नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, देखिए प्रोफेसर लेक्चर देते तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको क्या, देखिए आपने अगर 9th and 10th 11th 12th आप सबने पढ़ा होगा, तो उस समय हम लोग पोइट्री पढ़ते थे। पोइट्री की बुक थी ना इंग्लिश की, अभी भी हम पढ़ते हैं। तो उसमें आपने कभी ये सोचा कि टीचर को ये सिचुएशन क्यों है कि वो इस पोइट्री को परफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो पोएट द्वारा लिखी हुई है ना, वो पोएट कंपोज किए हैं। तो सोचिए ना आप कि अपनी कंपोज की हुई चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो अगर हम अपने नोट्स को एग्जाम टाइम में अगर रिकॉल करेंगे तो हमें अच्छे से रिकॉल होगी, मेमोराइज अच्छे से हो जाती है। एक बार हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, तो वो तो होता है। तो खैर बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया भैया आपका, दिल से धन्यवाद आपका आने के लिए, काफ़ी सारा आपने टाइम निकाला। तो भैया बस लास्ट में तो आपसे यही कहना चाहेंगे जो भी आप डीएनएस के बारे में जो भी बोल सको, क्योंकि आप तो जानते हो आप जो भी नया आए थे, आपको भी कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा था, तो आप जो भी बोलना चाहोगे एक सिंपल लैंग्वेज में जो कि हमारे स्टूडेंट समझ सके। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, यही कहना चाहूँगा। जहाँ चाह है वही राह है। तो अगर आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, दैट इट्स अ वेरी ब्लिसफुल। I totally agree that you are doing very good. ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। तो आज का तो कन्वर्सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।